हेलो नमस्कार जय हिंद। आज का जो वीडियो है एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 आपका जो इटोरिया का बुक है, जो आधार सीरीज का बुक है, उसका सेट 1 है और इसमें जितने भी कंटेंट है सारे एनसीईआरटी है। यदि आपके पास ये बुक होगा तो आपने देखा भी होगा। यहाँ पर हर सेट में लगभग 100 क्वेश्चन है, लगभग क्या टोटल 100 क्वेश्चन है। लेकिन देखिए, अगर मैं 100 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रत्येक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन कर हम यहाँ पे सेट के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है। ये बुक है इटोरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का 2024 का नया वाला बुक है। पूर्णतः एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे एमसीक्यू दिए गए हैं। तो इस बुक का मैंने क्वेश्चन से पीपीटी तैयार किया है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको पीपीटी में कन्वर्ट किया गया है। मतलब बुक के कंटेंट को मैं अपने पीपीटी में बनाकर आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर टच कर देंगे, क्योंकि आपके जो परीक्षा होती है टीचर से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट जो भी है, आपको यहाँ पर सही समय पर मिल जाता है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा आगे आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। पहले तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर भारत। अब कथक शब्द जो है उसका जो प्रयोग है कथा के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग संस्कृत या अन्य भाषाओं में कथा के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा हुआ है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की जाति थी। पास्ट की बात है, ये एक कास्ट होती थी जो मूल रूप से कहानी सुनाती थी। ये जो कथाकार होते हैं अपने हाव भाव तथा संगीत से कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। तो अब यहाँ पे इसका जो आंसर है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से है, तो उत्तर भारत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म का औजार अनुपस्थित थे। अब देखिए यहाँ पर इसके आंसर की सबसे पहले बात कर लीजिए तो यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही है, जो लगभग हमारा 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक जो काल फैला था उसे मेसोलिथिक या मध्य प्रस्तर कहा जाता है। इसका ड्यूरेशन में बात करूँ 12,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो हमारा समय था, उस समय को मेसोलिथिक या मध्य प्रस्तर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर को सामान्य रूप से माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब माइक्रोलिथ पत्थर को एग्जांपल देख लीजिए तो आरी, हसिया, इस तरीके के जो उपकरण बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? देखिए इसका आंसर की पहले बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण एवं प्रभाववली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। तो इसका विकास कब हुआ था, आप इसका ये भी याद रख सकते हैं, 17वीं शताब्दी के बाद हुआ था। उसी ड्यूरेशन में आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रसमंजरी की रचना किसने की? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शंकर दयाल शर्मा, विष्णु शर्मा, भानुदत्त, तुलसीदास। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भानुदत्त। भानुदत्त क्या है, तो भानुदत्त एक लेखक हैं। हिमाचल में लघु चित्रकला जो इनकी लोकप्रिय जो पुस्तक चिन्हित की गई थी वो रसमंजरी है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सत्य है, गलत है, वो चीज़ आप यहाँ पे आंसर में देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल एक सत्य है, बी कह रहा है कि केवल 2 वाला स्टेटमेंट सही है, सी कह रहा है कि दोनों सही है और डी कह रहा है कि दोनों गलत है। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बृहधर्म पुराण में जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ है, कब हुआ था, 13वीं शताब्दी के ये संबंधित है, संस्कृत में ग्रंथ है। इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी थी।
काफ़ी आपके लिए थोड़ा सा ये रोचक होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को मछली खाने के लिए जो अनुमति खास तौर पर नहीं होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है। यदि मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट फ़ोटो खींचकर उससे बढ़ा देता, लेकिन उसमें अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही आपको मिलान करना है मुग़ल बादशाह और इधर वर्ष दिया गया है, मतलब इस साइड में जो ये सारा दिया गया है, मैं बात कर लूँ, ये मुग़ल बादशाह का है और उनका ये वर्ष है। तो देखिए यहाँ पे आंसर मैं बोल रहा हूँ, पहला फारूक सियर और यहाँ पे दिया गया 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1713 से 1719, शाह आलम द्वितीय 1754 से 1759, अहमद शाह 1759 से 1806। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखना होगा, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला गुजरात, जयपुर, मालवा, बिहार। आंसर की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवा। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की जिम्मेदारी का यहाँ पे दावा किया था। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई राज सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। तो ये कि यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना होगा कि अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी और यहाँ पे जय सिंह को मालवा की मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पालिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाजों को पीसने के लिए किया जाता था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सही है, पहला, दूसरा या दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे देखिएगा नवपाषाण काल कब यहाँ पे शुरुआत माना जाता है, तो 9,500 ईसा पूर्व में इसका शुरुआत माना जाता है। और इस समय में क्या हुआ था, कई स्थलों से पत्थर के औजार मिले थे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सिख जत्थों तथा मिस्त्रों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? खालसा, निहंग, दल खालसा, गुरुमुखी। इसका आंसर की बात करें 9 का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दल खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था? देखिए इसका ऑप्शन देखिए, 15%, 25%, 20%, 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी। कौन सी व्यवस्था? राखी व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में बदले में उन्हें संरक्षण दिया जाता था। मतलब किसान से उनकी उपज का 20% हिस्सा ले लिया जाता था, बदले में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था, और ये व्यवस्था का नाम था राखी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से एकत्र करने की शक्ति थी। राजा को पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। देखिए इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? यहाँ पर देखिए 1500 से लेकर 1100 किसी भी के काल को कहा जाता था ऋग्वैदिक काल, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है ये दोनों का दोनों यहाँ पे गलत है। इस समय राजा के पास ना राजधानी थी, ना महल थी, ना सेनाएँ थी, वे कुछ मतलब उस टाइम राजा नाम का कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए यहाँ पर, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सेकंड देखिए, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो नीचे दिए गए कोड में सही आपको विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर मैं बात करें तो स्टेटमेंट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेद के अध्ययन की अनुमति नहीं थी, और यहाँ पे जन्म के आधार पर उनकी वर्ण व्यवस्था तय हो जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है?
तो इसका ऑप्शन देखिए आश्वासन, सफलता, प्रशंसा, स्वीकृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। पहला चीज़ देखिएगा, ये विशेष किस्म का अभिलेख है। यह संस्कृत का शब्द है और इसका मीनिंग होता है प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? देवदत्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, हरिसेन। देखिए इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन देखिए 10, 12, 16, 9। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा 12। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या 12 यहाँ पे बतलाई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उनके शकों के विजय के प्रतीक में ये संवत की स्थापना की थी। ये जो संवत की स्थापना हुई थी किस उपलक्ष्य में हुई थी? तो यहाँ पर इसकी जो स्थापना हुई थी शकों के विजय के प्रतीक के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त, कृतिवर्मन, तंतिदुर्ग। देखिए इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? बड़े नगर को, व्यापारिक नगरों को, व्यापारिकों के संगठन को, छोटे नगर को। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिकों के संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? जन का राजा, जन का नेता, जन के बसने की जगह, जनों में प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गया है। ये होगा ऑप्शन बी, जन के बसने की जगह। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नंबरिंग ए बी यहाँ पे सी हो जाएगा एज ऑप्शन। यहाँ पे जन के बसने की जगह को यहाँ पर जनपद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 3000 साल पूर्व, 2500 साल पूर्व, 2000 साल पूर्व, 3500 साल पहले। देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले। 2500 साल पहले कुछ जनपद काफ़ी अधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गए थे, जिन्हें महाजन पद भी कहा जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 21। महाजन पद काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। आपको यहाँ पर क्या बतलाना है? असत्य कथन। ध्यान दीजिएगा, सवाल में पूछा गया है असत्य कथन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। महाजन पद युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़ा परिवर्तन हुआ था। पहला हुआ था कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, ये चीज़ सही है, जिसको इसने असत्य में बताया है, तो ये पहला भी सही है। दूसरा यहाँ पर अब कठोर जमीन को यहाँ फल से आसानी होता था। दूसरा यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, धान के रोपण के प्रारंभ यहाँ पे हो गया था। दोनों का दोनों यहाँ पे कथन सही है, तो एज ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो आपको बतलाना है कि दोनों में से आपका कौन सा सही है, एज ऑप्शन आपको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो इनका सही पहला सही है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ठीक है।
अब यहाँ पर चलिए देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। यहाँ पर उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की रचना की थी। इन्होंने की थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है कह रहा है कि अन्य विद्वानों ने की थी, तो जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, वाज्य संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, अंगुर निकाय, विनय पटक। तो देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर पर है दीर्घ निकाय। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दीर्घ निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? सवाल पूछ रहा है जो आपका जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी में है वो किस वंश के शासक ने बनवाया? ऑप्शन देखिए, पहला मौर्य वंश, पाल वंश, खारवेल वंश, गंग वंश। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंग वंश। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा थे। कौन थे? अनंतवर्धन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर बनाने का निश्चय किया। बाद में 1230 में राजा अनंग भीम द्वितीय ने अपना राज पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश शासक ने यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किया था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? ऑप्शन देखिए, 1581 ईस्वी में, 1578, 1586, 1585। इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन का सीरियल गलत है, तो यहाँ पे 1586 हो जाएगा। 1586 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नेवार से वो संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। देखिए यहाँ पे सही स्टेटमेंट की बात है तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांडव का बंदरगाह था, मदुरै चोलों का बंदरगाह था। देखिए यहाँ पे इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे दोनों का दोनों गलत हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई यहाँ पे सही नहीं है। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांडवों के पास सत्ता के 2 केंद्र थे। ठीक है, इसमें से दोनों की बात करें, पुहार या कावेरी पट्टन में चोलों का बंदरगाह था और मदुरै पांडव की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। यहाँ पर आपको सही बताना है कि कौन सा सत्य है, ध्यान से देखिएगा। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। यहाँ पे इनका स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इनका जन्म की बात करें तो शंकर का जो जन्म था 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, तमिलनाडु में नहीं हुआ था, केरल में हुआ था, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। इनका जन्म केरल में हुआ था। तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? देखिए इसको 2, 3, 4 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका PDF डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट एक बार PDF से रिवीजन कर लीजिएगा। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर बी, जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, कर्नाटक सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सीरियल से कंफ्यूज मत होइएगा, ए के बाद सी आएगा, गलती से आ गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का प्रिय भोजन वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये भजन है, किसने लिखा? ऑप्शन देखिए, नामदेव, मीराबाई, तुक्काराम मेहता, नरसिंह मेहता। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरसिंह मेहता ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए?
पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? सूरदास की, शंकरदेव, दादू दयाल, रविदास। तो मीराबाई के बारे में बात करें तो मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा सीरियल में गलती हो गया है, इसको कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। डायरेक्ट मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, रविदास करेक्ट आंसर है। मीराबाई के बारे में बात करें तो ये राजपूत जात से आती थी, राजपूत कैटेगरी की है, राजकुमारी थी। इनका विवाह की बात करें तो 16वीं शताब्दी में एक मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था, भू राजस्व कर था यहाँ पर। देखिए इसके आंसर की बात करें सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ये सही है, कदमई एक भू राजस्व कर था। अब यहाँ पे बात करते हैं करों के बारे में। तो उस टाइम क्या हुआ था कि करों के लिए 400 से अधिक शब्द का प्रयोग होता था। चोल काल के समय में करों के लिए 400 अधिक करों के यहाँ पे शब्दों का प्रयोग होता था। उससे जो वेटी है, जो नगद में नहीं जबकि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। यहाँ पर जो नगद बोला गया है वेटी के बारे में वो गलत है, ये जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ है? नाई, मोची, जुलाहा, कृषक। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन से नहीं डायरेक्ट देखते हैं, जुलाहा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कबीर का जन्म संभवतः जो है 15वीं 16वीं सदी में हुआ था। एग्जैक्ट यहाँ पे कहीं भी डेट आपको नहीं मिलेगा, 15वीं 16वीं सदी में मिलेगा। इनका पालन पोषण जो है बनारस में एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो गुरु नानक हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए पे है। अगला क्वेश्चन देखिए। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, जैमिनी, वसुमित्र, पाणिनि, कपिल। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, खरोष्टी। तो यहाँ पे बात करें तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा है प्राकृत भाषा में दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2 दोनों सत्य है, दोनों में से कोई सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य यहाँ पे कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक, अधिधम पिटक, भगवती सूत्र, विनय पिटक। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ को समझिए, याद रखना, मतलब दोनों में यहाँ पे सिमिलरिटी ये चीज़ को लेकर थी। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक ग्रंथ में यहाँ पे संग्रहित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति आवश्यक होती थी, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक स्त्री को संघ में यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ना कि यहाँ पे माता पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया।
बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों संबंधित, दोनों सही हो जाएगा। महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 42, बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। देखिए इसका आंसर की बात करें तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम में आपको चुनना है। वे कब आए थे, उनके समय के अनुसार आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। फासिन फनान आया था, उसके बाद ह्वेंगसांग, उसके बाद इत सिंह। तो फयान, ह्वेंगसांग, इत सिंह, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? 1000 दिनारी, डायमेगस, ह्वेंगसांग, मेगास्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसको भी डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्योंकि उनका जो है समय के अनुसार ये चीज़ें पता चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले हिंदी यवन, शक, हिंदी पार्थियन और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये सही है। दूसरा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर कथन की बात करें तो 2-1 कथन यहाँ से आपका ये वाला लाइन, दूसरा तीसरा 3 कथन है। तो अशोक ने अपने यहाँ पर ये वाला गलत है, फिर से मैं थोड़ा समझा देना चाहूँगा। ये वाला जो लाइन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, ये वाला गलत है क्योंकि ज़्यादातर अभिलेख इनका प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे। किस भाषा में थे ज़्यादातर अभिलेख? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ये तीसरा लाइन था जो मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो ये तीसरा सही है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो इसके अनुसार पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 48, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? इक्का, वक्फ, खालिसा या खालसा, इनाम। तो इसका हो जाएगा इक्का। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है आपको। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। देखिए इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, दोनों गलत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? कंधार, ब्रह्मगिरी, चौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे जगह से यहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे। वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप चाहते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए? कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और इसका PDF डाउनलोड करेंगे। PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF आपको 24 घंटे बाद मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि सीरीज कंटिन्यू रखी जाए। तो आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।